जादुई चूल्हा। एक समय की बात है, पिंकी और अंश अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। पिंकी और अंश के माता पिता बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, परंतु वो गरीब भी नहीं थे। उनका अपना घर और 2 खेत थे, जिसमें वो सब्जियां उगाकर मंडी में बेचा करते थे। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था। परंतु एक दिन उनकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। जब पिंकी और अंश के माता पिता मंडी से सब्जियां बेचकर घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रक बहुत ही ज्यादा भारी था और काफी तेज रफ्तार में भी था, इसलिए टक्कर बहुत जोरदार होती है और मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। लोग किसी तरह उन दोनों को उनके घर तक पहुंचाते हैं। घर पर पिंकी और अंश जब अपने माता पिता को इस हालत में देखते हैं तो दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में वहां उनके चाचा सुरेंद्र और चाची राधा पहुंच जाती है। शांत हो जाओ बच्चों, अगर तुम इसी तरह रोते रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा, हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या हमने कोई गलती की थी? और अगर हमने गलती की थी तो वो हमें कोई सजा भी तो दे सकते थे। ऐसे छोड़कर जाना तो सही नहीं है ना? दोनों बच्चे पूरी तरीके से टूट गए थे। सुरेंद्र किसी तरह उन दोनों को संभालता है और फिर अपने भाई और भाभी का अंतिम संस्कार करता है। राधा भी ये सब देख रही थी, परंतु उन दोनों बच्चों को संभालने से ज्यादा राधा का ध्यान अपनी जेठ और जेठानी की प्रॉपर्टी पर था। वो यही सोच रही थी कि अब इस प्रॉपर्टी का अगला मालिक कौन होगा। और यहाँ दूसरी ओर सुरेंद्र उन दोनों बच्चों का ख्याल रखने के लिए उन्हें अपने घर पर ले आता है। राधा, ये दोनों बच्चे अभी बहुत ही गम में हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखो। हाँ, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूँ ना, मैं दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। वैसे मेरे मन में एक बात कब से घूम रही है, सोचा कि आपसे पूछ लूं, लेकिन फिर लगा कि आप गुस्सा करेंगे। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? बात ये है कि अब जेठ और जेठानी जी तो रहे नहीं, लेकिन उनके नाम की 3 प्रॉपर्टी है। उनका अपना घर है, 2 खेत है, तो अब ये सब किसका होगा? मेरा मतलब है उनके बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, तो ये सब किसके नाम पर जाएगा? बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है, मैं कल ही वकील को बुलाता हूँ, जो होगा वो बता देंगे। इसके बाद अगले दिन सुरेंद्र अपनी जान पहचान के एक वकील को बुला लेता है और उसे सारी बात बताता है। वो वकील सुरेंद्र के भाई और भाभी की प्रॉपर्टी के कागज देखता है और फिर सुरेंद्र से कहता है, देखिए, आपके भैया और भाभी ने प्रॉपर्टी में साफ साफ अपने दोनों बच्चों को नॉमिनी रखा है, इसलिए अब ये प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम होगी। वैसे वकील साहब, अगर इन दोनों बच्चों को कुछ हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी? राधा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे आप गलत मत समझिए, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल को जो जेठ और जेठानी जी के साथ हुआ, अगर इन बच्चों के साथ हो गया तो हमें आगे क्या करना है ये तो पता रहेगा। देखिए, अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी आप दोनों के नाम हो जाएगी। ऐसा कहकर वकील वहाँ से चला जाता है और वकील की बात सुनकर राधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और राधा एक ऐसा प्लान बनाने का सोच लेती है जिसमें उसे अपने हाथों से पिंकी और अंश को मारना भी ना पड़े और वो दोनों खुद ब खुद रास्ते से हट जाए। और आखिरकार कुछ दिनों बाद उसे वो मौका मिल ही जाता है। राधा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, लेकिन पीहू और राहुल मेला देखने की बहुत जिद कर रहे हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि पीहू राहुल के साथ पिंकी और अंश को भी ले जाऊं, इन दोनों का भी मन बहल जाएगा, लेकिन अब मुझे शहर जाना पड़ रहा है। क्या तुम उन चारों बच्चों को लेकर मेला दिखाने जा सकती हो? हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से अपना काम देखिए, मैं चारों बच्चों को मेला घुमा लाऊंगी। ठीक है, मुझे 1 घंटे में शहर के लिए निकलना है, तुम रास्ते के लिए मेरा खाना बांध दो। फिर कुछ देर के बाद सुरेंद्र शहर के लिए निकल जाता है और फिर अगले दिन राधा चारों बच्चों को मेले में ले जाती है और वहीं अपनी योजना को अंजाम देने का सोच लेती है। और इसके लिए वो पिंकी और अंश को अपने पास बुलाती है और कहती है, पिंकी, अंश, मैंने जेठानी जी से सुना था कि तुम दोनों को मेले की मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद है। ये पैसे रखो और तुम्हें जितनी मिठाइयाँ खानी है जाकर खा लो। उस तरफ मिठाइयों की दुकान लगी है, जब तक मैं पीहू और राहुल को बाकी चीज दिखाती हूँ। ठीक है चाची।
इसके बाद पिंकी और अंश मिठाइयों की दुकान की तरफ चले जाते हैं और राधा मेले से घर वापस आने लगती है। माँ, हम वापस क्यों आ रहे हैं? अभी तो हमने पिंकी और अंश को साथ में भी नहीं लिया है। वो दोनों अभी मेले में ही है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही हैं। अगर वो दोनों अकेले मेले में रहे तो वो गुम हो जाएंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और हाँ, अपने पापा को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम दोनों की तुम्हारे टीचर से शिकायत कर दूंगी, समझे? पीहू और राहुल दोनों ही अपने टीचर से डरते थे, इसलिए वो अपनी माँ राधा की बात मान लेते हैं। यहाँ दूसरी ओर मेले में पिंकी और अंश मिठाइयाँ लेने के बाद राधा को ढूंढने लगते हैं, परंतु राधा उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब काफी समय बीत जाता है, मेला बंद हो जाता है, सारे दुकानदार घर वापस जाने लगते हैं और बेचारे पिंकी और अंश मेले के गेट के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक जादूगरनी गुजरती है। वो जादूगरनी बहुत ही दयालु थी। उसकी नजर जैसे ही पिंकी और अंश पर पड़ती है, वो उनसे कहती है, क्या हो गया बच्चों? तुम ऐसे दुखी चेहरे के साथ यहाँ क्यों बैठे हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारे माता पिता नहीं है। हमें यहाँ हमारी चाची लेकर आई थी, पर ना जाने वो कहाँ चली गई और हमें हमारे घर का रास्ता भी नहीं पता। मुझे तो भूख भी लगी है। मैंने सुबह से सिर्फ ये 2 मिठाई खाई है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं एक जादूगरनी हूँ और इस मेले में जादू दिखाने का ही काम करती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। तुम एक काम करो, इस जादुई गोले पर हाथ रखो और अपने घर के बारे में सोचो। जो तुम सोचोगे वो इस गोले में दिखाई दे जाएगा और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। पिंकी और अंश वैसा ही करते हैं जैसा वो जादूगरनी कहती है और उस गोले में सच में पिंकी और अंश की चाची का घर दिखाई दे जाता है। इसके बाद वो जादूगरनी कहती है, घर तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी, लेकिन तुम दोनों अभी भूखे हो, इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऐसा कहकर वो जादूगरनी हवा में अपना हाथ घुमाती है और एक जादुई चूल्हा प्रकट करती है। जादूगरनी जी, ये आपके हाथ में क्या है? बेटा, ये एक जादुई चूल्हा है। तुम इससे जो भी खाने की चीज मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। बताओ तुम दोनों को क्या खाना है? मुझे तो हलवा चने खाने हैं। और मुझे पूरी सब्जी खानी है। जादूगरनी उस जादुई चूल्हे से एक एक करके सारी चीज मांगती है और फिर पिंकी और अंश आराम से बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जादूगरनी उन दोनों से कहती है, मैं चुटकी बजाते ही तुम दोनों को घर पहुंचा दूंगी, लेकिन उससे पहले ये जादुई चूल्हा तुम दोनों अपने हाथ में रख लो। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा करने से ये जादुई चूल्हा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चले जाएगा। मुझे लगता है तुम्हें इस जादुई चूल्हे की जरूरत है, इसलिए ये जादुई चूल्हा मैं तुम्हें उपहार के रूप में दे रही हूँ। जादूगरनी की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके बाद जादूगरनी चुटकी बजाकर दोनों को घर पहुंचा देती है। घर पर किचन में राधा काम कर रही होती है और जैसे ही वो किचन से बाहर आती है तो पिंकी और अंश को घर में देखकर हैरान रह जाती है। अरे, तुम दोनों यहाँ वापस कैसे आए? मेरा मतलब है तुम दोनों मेले में खो गए थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम दोनों मिले ही नहीं। चाची, एक बहुत अच्छी जादूगरनी हमें मेले में मिली थी, उन्होंने ही हमें घर पहुंचाया है। ऐसा कहकर पिंकी और अंश अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर अपनी योजना में नाकामयाब होने पर राधा को बहुत गुस्सा आता है। मैंने प्यार से कोशिश की, लेकिन मेरी योजना नाकामयाब रही। अब मुझे इन दोनों पर इतना अत्याचार करना होगा कि ये दोनों खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाए। और राधा ऐसा करती भी है। वो उन दोनों बच्चों पर काम का बोझ डाल देती है, दोनों से काम कराने लग जाती है। यहाँ तक कि वो उन दोनों को पेट भर खाना भी नहीं देती और एक भी गलती होने पर पूरा दिन भूखा रखती है। दीदी, चाची हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? हमसे इतना काम क्यों करवा रही हैं? क्या हमने कोई गलती की है? मुझे नहीं पता मेरे भाई, मैं तो ये सब देखकर खुद हैरान हूँ। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। चाची ने सुबह से एक रोटी तक नहीं दी है। पिंकी कुछ देर सोचती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अंश से कहती है, अंश, हम तो जादूगरनी के दिए हुए जादुई चूल्हे के बारे में भूल ही गए। वो हमें कुछ भी बनाकर दे सकता है। अरे हाँ दीदी, जल्दी से निकालो उसे।
इसके बाद पिंकी उस जादुई चूल्हे को निकालती है और दोनों भाई बहन अपनी मनपसंद चीज उस जादुई चूल्हे से मांगकर खाते हैं। और अब यही रोज का नियम बन जाता है। राधा उन दोनों से खूब काम कराती थी, लेकिन उन दोनों को खाना चिड़ियों की तरह देती थी, परंतु दोनों भाई बहन कोई शिकायत नहीं करते थे और जादुई चूल्हे से खाना मांगकर खा लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे राधा को शक होने लगता है। मैं इन दोनों को रूखी सूखी रोटी देती हूँ और कभी कभी तो वो भी नहीं देती, लेकिन ये दोनों कभी शिकायत नहीं करते और इनके शरीर को देखकर लगता भी नहीं है कि ये दोनों इतने दिन से भूखे हैं। जरूर कुछ न कुछ तो दाल में काला है, मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर एक दिन राधा उन दोनों के कमरे में छुप जाती है और फिर जैसे ही दोनों भाई बहन जादुई चूल्हा निकालकर उससे खाना मांगकर खाने लगती हैं, राधा बाहर आ जाती है और उन दोनों से कहती है, मुझे लगा ही था जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना कोई इतने दिन से भूखा कैसे रह सकता है। तुम दोनों ने जादुई चूल्हे को बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब ये जादुई चूल्हा मैं रखूंगी और इस जादुई चूल्हे को इतनी महंगी कीमत में बेचूंगी कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकती। ऐसा कहकर जैसे ही राधा उस जादुई चूल्हे को उठाने की कोशिश करती है, उस जादुई चूल्हे में से आग निकलती है और वो चूल्हा हवा में उड़ते हुए कहता है, तूने इन दोनों बच्चों पर बहुत अत्याचार किया है, इन दोनों का बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब और नहीं, अब तुझे अपने किए की सजा मिलेगी। मैं तुझे अपनी आग से जलाकर भस्म कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ये सब कभी दोबारा नहीं करूंगी, कृपया करके मुझे माफ कर दो। परंतु जादुई चूल्हा रुकता नहीं है और आगे बढ़ता ही रहता है। तभी पिंकी कहती है, जादुई चूल्हे, कृपया करके चाची जी को छोड़ दो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ जादुई चूल्हे, प्लीज चाची जी को माफ कर दो, अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। जिन बच्चों पर तूने इतना अत्याचार किया, जिनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए तूने ये सब षड्यंत्र रचा, आज वही तेरी जान बचा रहे हैं। कम से कम अब तो संभल जा। ऐसा कहकर वो जादुई चूल्हा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन उस चूल्हे की बात सुनकर राधा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं और वो पिंकी और अंश को गले लगा लेती है और उन दोनों से माफी मांगती है। दोनों बच्चे बड़ा दिल रखकर राधा को माफ कर देते हैं और उस दिन से राधा उन दोनों को परायों की तरह नहीं बल्कि अपने दोनों बच्चों की तरह पालने लग जाती है और वो परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह हंसी खुशी रहने लग जाता है।